खबर आपको बता देते हैं, इसी ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि 6 दिसंबर को ब्लास्ट का प्लान किया गया था। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो ये है कि 6 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। ब्लास्ट का प्लान रेडी किया गया था। सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश ये आतंकी रच रहे थे। टारगेट नंबर 1 पर यूपी में अयोध्या था, यानी कि अयोध्या में धमाका करना चाहते थे। 6 दिसंबर वही तारीख है जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था और उसी तारीख को इन आतंकियों ने चुना था। अयोध्या को टारगेट करना चाहते थे और अयोध्या में सीरियल बम ब्लास्ट करना चाहते थे। हालांकि उससे पहले इनका भंडाफोड़ हुआ और 2900 किलो जो विस्फोटक है उसे बरामद कर लिया गया, लेकिन जो बचा हुआ विस्फोटक है उससे लाल किले के पास आकर धमाका किया गया जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी, एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और टारगेट पर था अयोध्या। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आप बताइए, बड़ी लंबी साजिश थी, बड़ी गंभीर साजिश थी। अयोध्या में 6 दिसंबर ये तारीख बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए जानी जाती है, इसी तारीख को चुना गया सीरियल बम ब्लास्ट के लिए। प्राची, लगातार अपने दर्शकों को हम ये बात बता रहे हैं कि जो गिरफ्तार आतंकी हुए हैं उनसे जो पूछताछ हो रही है डिफरेंट एजेंसीज की, उस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में आतंकियों के लिए सबसे ज्यादा कोई चीज हिट लिस्ट में थी, सबसे ज्यादा उनके टारगेट पे थी, तो वो नंबर 1 पे था अयोध्या। और अयोध्या के टारगेट को उनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह अब तक सामने आई है, क्योंकि आतंकी 6 दिसंबर को अयोध्या में ब्लास्ट करना चाहते थे, क्योंकि बाबरी विध्वंस की जो बरसी होती है वो 6 दिसंबर को ही होती है और जो बरसी होती है उसी दौरान वो ब्लास्ट करना चाहते थे। और 1-2 ब्लास्ट नहीं करना चाहते थे, वो अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ और देश के तमाम हिस्सों को एक साथ सीरियल ब्लास्ट के जरिए दहलाना चाहते थे। तो ये जो अपने आप में साजिश बताती है कि ये कितनी ज्यादा व्यापक तौर पर करी जा रही थी। और जो कुछ अधिकारियों से प्राची हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हम बहुत एक्सटेम्पोर होकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 2009 में दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद 1 दशक तक दिल्ली में ब्लास्ट नहीं हुए थे और उसके बाद से जो अब तक का ये सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर जारी था। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर ये पूरा जो मॉड्यूल है ये बस्ट कर दिया जाएगा तो हम ये फिर से मान के चलेंगे कि अगले 1 दशक तक पूरे देश भर में कहीं ब्लास्ट नहीं होगा। इतने बड़े लेवल पर ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा जो सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था, लेकिन एजेंसीज के लिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन चुनौती इसी बात की है कि जो बचा हुआ वो अमोनियम नाइट्रेट है उसको बरामद किया जाए और सभी आतंकियों तक पहुंचा जाए, तो ये एक बड़ी कामयाबी एजेंसीज के हाथ लगी है। देखिए, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जो बाकी हैं। इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करना है। इनको कौन मदद कर रहा था, इनका हैंडलर कौन था, बचा हुआ विस्फोटक कहां है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। डॉक्टर के नेटवर्क को खंगालने में यूपी एटीएसपी इस वक्त जुटी हुई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएसपी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स से एक टीम डी का जिक्र मिला है। बात करने के लिए हार्ट आई स्पेशलिस्ट जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर शाहीन की तरफ से किया गया था। पैसों के इंतजाम का कोड वर्ड ऑपरेशन की तैयारी था। रेकी वाली जगह को ऑपरेशन थिएटर कहते थे। और ये जो टीम डी है, अब इसके बारे में क्या जानकारी हासिल हो रही है, इसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, शाहीन की प्लानिंग क्या थी? अब कोड वर्ड आप देखिए, एक तो डॉक्टर, सफेद कोट, आला गले में है और वो ऑपरेशन या आई स्पेशलिस्ट या वो ऑपरेशन थिएटर की बात करेगा तो किसी को शक नहीं होगा कि साजिश धमाके की है। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली मीना आपने प्राची, क्योंकि जिस तरीके से इनका प्रोफेशन अपने आप में डॉक्टर्स का था, व्हाइट कॉलर का था, वो जिंदगी देने का काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जिंदगी लेने के लिए बाकायदा कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अपने आप में बताता है कि प्लानिंग कितनी ज्यादा खतरनाक थी और कितनी ज्यादा फूल प्रूफ तरीके से की जा रही थी। मैडम सर्जन नाम दिया गया था जैश ए मोहम्मद की तरफ से डॉक्टर शाहीन को, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर थी। और इस पूरी टीम को, जो डॉक्टर्स का पूरा ये नेटवर्क था, इसको नाम दिया गया था टीम डी, यानी कि टीम डॉक्टर्स। और टीम डी के जरिए बाकायदा कई सारे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था।
ऑपरेशन हमदर्द नाम दिया गया था और इसके जरिए दहशतगर्दी फैलाने के कोडवर्ड्स में एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ चैट करते थे। ऑपरेशन थिएटर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका इस्तेमाल होता था रेकी करने के लिए। तो आप खुद सोचिए प्राची कि जब इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आप डॉक्टर्स के जरिए बात करेंगे, कोड वर्ड बात करेंगे, चैट से बात करेंगे, चैट को फौरन डिलीट कर देंगे, तो एजेंसीज के लिए किसी भी इस तरीके के मॉड्यूल को पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन एजेंसीज को बधाई देनी होगी जिन्होंने इस पूरी कोड वर्ड को न सिर्फ क्रैक किया है बल्कि उनके खाकाओं तक पहुंचे हैं और उसके बाद ये गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं, वरना इतने ज्यादा धमाके देश भर में सीरियल ब्लास्ट के तौर पर बिल्कुल विशाल, आप जो बता रहे हैं ये जानकारी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यही है कि डॉक्टर शाहीन इस पूरे नेक्सस को लीड कर रही थी। डॉक्टर शाहीन जो कि जैश के लेडी विंग से जुड़ी हुई थी, इसका नाम जो है वो मैडम सर्जन रखा गया था। जैश ने जो कोड दिया था वो मैडम सर्जन नाम का कोड दिया था। शाहीन के मिशन का नाम ऑपरेशन हमदर्द रखा गया था। ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में शाहीन जुटी हुई थी। मुस्लिम महिलाओं को रिक्रूट कर रही थी डॉक्टर शाहीन। ऑपरेशन हमदर्द को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को टारगेट किया जाता था। दूसरी कैटेगरी में बुर्का नहीं पहनने वाली महिलाओं को टारगेट किया जाता था और तीसरी कैटेगरी में आराम से जिहाद के लिए तैयार होने वाली महिलाओं को तैयार किया जाता था या उनको टारगेट किया जाता था। तो कितने खतरनाक इरादे थे और कैसे जानबूझकर ऐसी महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें पैसे का लालच देकर बहलाना फुसलाना आसान है, या फिर ऐसी महिलाओं को टारगेट करना जो महिलाएं जिहाद के रास्ते पर आसानी से चल सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती उनको भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। विशाल, ये डॉक्टर शाहीन का प्लान कितना खतरनाक है। एक तो खुद जैश के लेडी विंग से कनेक्टेड और ऊपर से बाकी महिलाओं को जोड़ने का काम भी था और ये काम बड़ा शातिराना अंदाज से किया जा रहा था। प्राची, जो हमारी एजेंसी से लगातार बातचीत हो रही है, जो हमको इनपुट्स मिल रहे हैं, उसमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि बाकायदा जो डॉक्टर शाहीन थी वो इंटरनेट पर LTTE यानी कि लिट्टे के बारे में भी सर्च करती थी और जिस तरीके से लिट्टे का फिदाइन दस्ता तैयार होता था, जिस तरीके से उनको रिक्रूट किया जाता था, जो बातें जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, वो सारी तैयारियां डॉक्टर शाहीन ने कर ली थी। और इस तरीके से जो कैटेगरी में बांटा गया था महिलाओं को, वो टारगेट ही यही था कि जो काफ़ी ज़्यादा गरीब महिलाएं हों, मुस्लिम महिलाएं हों, जो समाज से पूरी तरीके से कटी हुई हों, उनको पैसों का लालच दिया जाए, उनको बेहतर जिंदगी का लालच दिया जाए। दूसरी कैटेगरी में उन महिलाओं को रखा गया था जिनकी ख्वाहिशें बड़ी थी, जो बुर्का नहीं पहनती थी, जो आसानी से इनके बहकावे में आ जाती थी। और तीसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया था जो दरअसल इन सारी चीजों को मोटिवेट करने के बाद आसानी से कट्टरपंथ की तरफ जुड़ सकती थी। तो ऐसे में जो डॉक्टर शाहीन के लिए काम था वो काफी ज्यादा आसान होता जा रहा था, क्योंकि जो प्लानिंग थी वो बहुत फुल प्रूफ तरीके से की जा रही थी। और इसीलिए बाकायदा हापुड़ में, सहारनपुर में बाकायदा बड़ी जगहों को तलाशा जा रहा था जहां पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए दवाखाना खोला जाता है। प्लानिंग तो फुल प्रूफ तरीके से की गई, लेकिन ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि जांच एजेंसियों ने न सिर्फ डॉक्टर शाहीन को पकड़ा बल्कि उसके इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। अब बचा हुआ विस्फोटक कहां है, इनके मददगार कौन है, सब कुछ अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसी सिलसिले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं।